मेरा पति कोयले से भी ज़्यादा काला था, जबकि मैं बहुत ज़्यादा सुंदर थी। मुझे अपने पति से नफरत थी और इसी वजह से मैं उसका बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती थी। जबकि मेरा पति रोज़ मेरे लिए ढेरों फल फ्रूट लाता ताकि मैं एक सेहतमंद बच्चा पैदा कर सकूं, जबकि मैं उसका बच्चा पैदा करना ही नहीं चाहती थी। हालांकि मेरी डिलीवरी के दिन भी बहुत ज़्यादा निकट थे। यूं एक दिन मैं जानबूझकर फिसली ताकि बच्चा खत्म हो जाए। जैसे ही मुझे तेज दर्द शुरू हुआ तो मेरा पति मुझे डॉक्टर के पास ले गया। कुछ देर के बाद मुझे होश आया तो यह देखकर मेरी आत्मा कांप गई कि मेरा पति गोद में मरा हुआ बच्चा उठाए हुए पूरे अस्पताल में फिर रहा है। और जब वो मेरे पास आया तो उसने मुझे एक ऐसी चीज़ दिखाई कि मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मैं जब होश में आई, मैं अस्पताल के बेड पर लेटी हुई थी। मुझे नर्स ने दुख भरी आवाज़ में बताया कि हम आपका बच्चा बचा नहीं पाए। ये सुनकर एक पल के लिए मेरे दिल को कुछ हुआ था, जैसे मेरे शरीर से किसी ने मेरी आत्मा अलग कर दी हो। मैंने खाली खाली नज़र इधर उधर दौड़ाई तो मुझे मनीष नज़र आया। उसने गोद में मरे हुए बच्चे को उठाया हुआ था और वो पूरे अस्पताल में मिठाई बांट रहा था। मुझे होश में देखकर वो भागकर मेरे पास आया और बोला, बधाई हो कल्पना, तुमने बेटे को जन्म दिया है, मगर ये मर गया है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसे अपने पास रखूँगा। ये मेरा बेटा है, मैं इसको कहीं नहीं जाने दूँगा। मनीष की बात सुनकर एकदम से मेरा दिल बैठ गया। उसने मुझे बच्चे की शक्ल दिखाई। वो हूबहू मेरी कॉपी था। गुलाबी और सफ़ेद रंगत, प्यारी सी नाक, छोटे छोटे होठ। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मनीष भी रोने लगा था, क्योंकि वो बोला, कल्पना रोने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा बेटा है, ये हमारे घर जाएगा, हमारे साथ ही रहेगा। मैं नहीं जानती थी कि वो अपने धुन का पक्का है और वो जो कह रहा है वो करके दिखाएगा। अगले दिन मुझे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। मैं घर गई तो मैंने देखा कि एक कमरा मनीष ने बच्चे के लिए सेट किया हुआ था। मनीष बोला, मैंने अपने बेटे का नाम श्याम रखा है। ये कमरा श्याम का है और वो इसी में रहेगा। मैंने रोते हुए उसके मुंह की ओर देखा और कहा, ऐसा मत करो, हमारा बच्चा मर चुका है, तुम इसका क्रियाक्रम कर दो। मनीष मेरी बात सुनकर चिढ़ गया था। गुस्से से बोला, आज तो तुमने ये बात कर दी, लेकिन आज के बाद मैं तुम्हारे मुंह से ऐसी कोई बात नहीं सुनूंगा। मेरा बेटा जिंदा है और ये मेरे साथ ही रहेगा। मुझे मनीष की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन मैं उससे कुछ कह नहीं सकी। लेकिन वो मेरी बातों से तंग आकर दूसरे कमरे में शिफ्ट हो गया था, जो उसने बेटे के लिए सजाया हुआ था। मेरे सामने मनीष बच्चे के लिए कभी फीडर बना ले जाते तो कभी उसका डायपर चेंज करता। मेरे दिल को कुछ कुछ होता था। मैंने एक दिन गुस्से से मनीष से कहा कि मेरे बेटे की लाश के साथ और खेल ना खेलो और इसे मुक्त कर दो। मनीष ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया और बोला, तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि तुम मेरे बेटे को मुर्दा मत कहो। आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। वो ज़बरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर मुझे उस कमरे में ले गया जहाँ पर श्याम लेटा हुआ था। उसने एकदम से बेटे के मुंह पर एक कपड़ा हटा दिया। मेरी नज़र जैसे ही बच्चे के मुंह पर पड़ी तो मेरे मुंह से जोरदार चीख निकल गई, क्योंकि वहाँ तो मुझे वो शायद याद आने लगा जब मैं अपने धुन में घर के शीशे में अपने आप को देखकर नाचने की कोशिश कर रही थी और साथ साथ वो गाना भी गुनगुना रही थी, जो मैं आज बराबर वाले घर से सुनकर आई थी। मुझे ये खबर ही ना हुई कि कब मम्मी आई और कब मुझ पर अपनी चप्पल की हवाइयाँ फायरिंग कर डाली थी। मम्मी का निशाना बड़ा पक्का था। मेरी कमर पर जोर से चप्पल लगी और मैं दर्द से बिलबिला उठी थी। मम्मी मुझे बड़ी कड़ी नज़रों से देख रही थी। वो बोली, आ जाने दो तुम्हारे पापा को। मम्मी हमेशा मुझे पापा की धमकी दिया करती थी, क्योंकि पापा से मुझे बहुत डर लगता था। वो एक सीधे और धार्मिक आदमी थे। वो अपने मोहल्ले के मंदिर के पुजारी थे। उन्होंने धर्म को अपने जीवन के हर हिस्से पर लागू किया हुआ था।
था, जबकि मैं इतनी ज़्यादा रोक टोक से चिढ़ जाती थी। मैं एक आज़ाद ख्याल इंसान थी। मेरा मानना था कि अपने कर्मों का फल सिर्फ मुझे ही मिलेगा, इसलिए मुझे मेरी मनपसंद की ज़िंदगी बितानी दी जाए। मगर पापा तो हमारे घर की हिटलर थे। मैं और मेरे छोटे बहन भाई उनसे बहुत डरते थे। मुझे गाने सुनने, सीरियल देखने और नावल पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था, मगर हमारे घर में इन चीज़ों को बहुत बुरा समझा जाता था। मगर मैं कहाँ किसी की सुनने वाली थी। मैं अपने सहेलियों से उनकी नावल उधार लेकर किताबों में छुपाकर पढ़ा करती थी। मैंने घर वालों से छुप छुप कर बहुत से सपने अपनी पलकों तले छुपा कर रखे हुए थे। मुझे पूरी उम्मीद थी कि एक न एक दिन मुझे मेरे नावल के हीरे जैसा लड़का अपने साथ लेकर ज़रूर आएगा। फिर इसके बाद मैं जीवन में सुख ही सुख पाऊंगी। मैं हर पूजा के बाद अपनी जल्दी से जल्दी शादी हो जाने के लिए प्रार्थना भी किया करती थी। मैं पुजारी जी की बेटी थी। भगवान पर मेरा पूरा विश्वास था। मुझे ये लगता था कि भगवान मेरी नैया जरूर पार करवा देंगे। मेरे 16 सोमवार के व्रत रखते ही मेरा रिश्ता आ गया था। मम्मी ने मुझे बताया कि तुम्हारे पापा के किसी जानने वाले ने उनसे उनकी सबसे बड़ी बेटी का हाथ मांगा था और तुम्हारे पापा ने भी हाँ कह दी थी। अब तो 1-2 सप्ताह बाद तुम्हारा कन्यादान करके हम भी अपने कर्तव्य से मुक्त हो जाएंगे। मैंने इस बात में सर हिला दिया था। अब तो मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं रही थी। मैंने जो चाहा था वो अब मुझे मिल रहा था। मैं इस जेल खाने से आज़ाद होकर अपने पति के घर जाने वाली थी। ये सोच सोच कर मैं खुश होती रहती थी। मैंने ये 2 सप्ताह गिन करके गुजारे थे और अब मम्मी मुझे हर समय घर बसाने की गुण सिखाती रहती थी। एक बार तो मम्मी ने मेरे सामने हाथ जोड़कर कहा, तुमसे विनती करती हूँ कल्पना, ससुराल में मेरा मान रख लेना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी वजह से मेरे दिए हुए संस्कारों पर सवाल उठे और मैं तुम्हारे पापा से आंख मिलाने के काबिल ना रहूं। मैं मम्मी को बड़ा समझाती, हौसला देती। आखिरकार मेरी शादी का दिन आ ही गया था। मेरे पापा की कमाई बहुत अधिक नहीं थी, इसलिए उन्होंने ज़्यादा खर्चा नहीं किया था। इस तरह बड़ी सादगी से मैं विदा होकर अपने पति के घर आ गई थी। ये घर बहुत आलीशान था। इस घर से मेरे मायके के घर जितने 5 घर निकल जाते। फिर भी मुझे कमरे में ले जाकर बैठा दिया गया। कुछ समय तो मैं सिर झुकाकर बैठी रही, फिर कमरा देखने के लिए सर उठाने लगी थी। मैंने जल्दी से घूंघट अपने चेहरे से उठाकर अपना कमरा देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। इतना सुंदर और सजा हुआ कमरा मैंने आज तक नहीं देखा था। फिर मुझे कमरे के बाहर से खटखट की आवाज़ आने लगी थी तो मैंने घूंघट चेहरे पर गिरा लिया था। मेरा पति कमरे के अंदर आया और वह चलता हुआ मेरे पास आकर बैठ गया। मैं मुस्कुराने लगी। मेरे पति ने मेरा घूंघट उठाया तो मैं नजरें नीचे किए हुए बैठी रही। फिर उसने हीरे की अंगूठी मेरे सामने कर दी तो मैं ठिठक कर रुक गई थी। हीरे की अंगूठी देखकर नहीं, काले हाथ देखकर। मैंने जल्दी से अपनी नज़रें अपने सामने बैठे अपने पति के चेहरे पर डाली तो मैं दंग रह गई। एक बड़ी उम्र का बिल्कुल काला आदमी मेरे सामने बैठा मुस्कुरा रहा था। मैं एकदम से सिमट गई और बोली, सॉरी अंकल, मुझे नहीं मालूम था कि आप आए हैं। मैं समझी मनीष है, वो किधर रह गए। वो आदमी एकदम से परेशान हुआ। एकदम से मेरे दिल को कुछ हुआ था। मेरी सोचों की घोड़े दौड़ने लगी थी। हाय, कहीं मेरा पति भाग तो नहीं गया। वो आदमी गला खनका कर बोला, कल्पना, मैं ही मनीष हूँ। क्या मैं कुछ समझी नहीं? मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो बोला, कल्पना, तुम्हारी शादी मुझसे ही हुई है। मैं ही तुम्हारा पति हूँ। इस आदमी की बात सुनकर मैं बेहोश होते होते बची थी। मेरे अंदर जैसे कुछ टूट सा गया था। मैंने एकदम से दहाड़े मार मार कर रोना शुरू कर दिया। मनीष भी घबरा कर रह गए। वो मुझसे रोने की वजह पूछने लगे तो मैंने सर दर्द का बहाना किया और रोने लगी। फिर मेरे लिए टेबलेट लेकर आए, खाना पीना भी लेकर आए, मगर मैंने अपने मुंह से कपड़ा नहीं हटाया।
मैं सारी रात रोती रही। मैंने दिल ही दिल में अपने पापा से कहा था, दुनिया में तो पापा आप सबके अच्छे पुजारी जी बने रहते हो, पर एक दिन मैं भगवान से आपकी शिकायत जरूर करूंगी। सुबह हुई तो मनीष मेरे पास आकर बैठ गया और बोला, कल्पना, मैं जानता हूँ तुम्हारे सर में दर्द नहीं था। तुम शायद खुद से दुगनी उम्र के आदमी को अपना पति स्वीकार नहीं कर पा रही हो। मैं जानता हूँ मैं उम्र में तुमसे बड़ा हूँ, तुमसे सूरत में भी कम हूँ, मगर मैं दिल का बुरा बिल्कुल नहीं हूँ। मैं तुम्हें अपने घर की महारानी बनाकर रखूँगा। तुम्हारे पैरों में दुनिया की हर खुशी लाकर ढेर कर दूँगा। मैं तुम्हें इतना खुश रखूँगा कि तुम्हें अपने भाग्य पर गर्व करोगी। मनीष ने जो कहा था वो सच करके दिखा दिया था। वह सच में मेरी बहुत इज्जत और प्यार किया करता था और वो मेरे नखरे उठा उठाकर कभी परेशान नहीं होता था। मनीष ने सही मायनों में मुझे अपने घर की रानी बनाया हुआ था, जबकि मैं मनीष से सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। वो मुझसे कोई सवाल करता तो मैं उसका कड़वा सा जवाब दे देती, ताकि दोबारा उसकी हिम्मत मुझसे बात करने की ना हो। लेकिन फिर भी वो बहुत खुश था। मैंने कितने सुंदर सपने देखे थे और उनके बदले मुझे कितना भयानक सच मिला था। लेकिन फिर ज़्यादा दिन मुझसे घर में नहीं रहा गया, क्योंकि मैं तो यहाँ वहाँ घूमने फिरने वाली मस्त आज़ाद लड़की थी। घर के अकेलेपन से मैं उकता कर अपनी पड़ोसन के घर चली जाती थी। उनका घर तो हमारे घर जैसा बड़ा नहीं था और वो पैसे में भी हमसे बहुत कम थे। लेकिन हमारे पड़ोसी की बेटी मेरे साथ की निकली, इसलिए मैं उसके साथ बैठकर बातचीत करने लगी। वो काफ़ी हंसमुख लड़की थी। उससे बात करके मैं एकदम हल्की फुल्की हो गई थी। मैं उस लड़की की कंपनी से काफ़ी प्रभावित हुई थी, इसलिए मैंने रोमा से दोस्ती कर ली। मैंने उसे अपने घर आने को भी कहा था और वो एक दो बार मेरे घर भी आई थी, लेकिन ज़्यादातर मैं ही उसके घर जाती थी। एक दिन मैं रोमा के साथ बैठी बातें कर रही थी कि जब एक प्यारा सा लड़का लाओस के अंदर आया तो बिल्कुल किसी हीरो की तरह दिखता था। मैंने रोमा से पूछा, ये लड़का कौन है? वो बोली, ये मेरा बड़ा भाई है, गौरव। वो लड़का अपने कमरे में चला गया। मैं भी थोड़ी देर बाद उठकर अपने घर वापस आ गई थी। आज मेरा मूड बहुत ज़्यादा खराब था। मुझे मनीष की शक्ल से ही नफरत होने लगी थी। वो जब ऑफिस से लौटकर वापस आया तो मैं उसके साथ लड़ने झगड़ने लगी। वो हमेशा की तरह मेरे नखरे उठा रहा था, लेकिन मेरा जी चाह रहा था कि वो अपनी मनहूस सूरत लेकर मेरे सामने से गायब हो जाए। इस तरह गुस्सा करते करते मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। मैं किचन में पानी पीने गई तो वहीं पर बेहोश होकर गिर गई। मनीष दौड़ता हुआ मेरे पास आया और मुझे उठाकर डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर साहब ने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये खबर सुनकर मुझ पर पहाड़ टूट पड़ा था। मैंने नफरत से सर झटका और दिल में इरादा कर लिया था कि मैं इस काले कलूटे इंसान के बच्चे को बिल्कुल जन्म नहीं दूंगी। मैंने सोच लिया था कि मैं मनीष से तलाक ले लूंगी। इस तरह मेरी मनीष से जान भी छूट जाएगी और पापा से मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। घर आकर भी मेरा मूड बहुत ज़्यादा खराब रहा था। मनीष मेरी मिन्नतें करता रहा कि तुम अपना मूड अच्छा कर लो, नहीं तो बच्चे की सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। अगले दिन सुबह होते ही मैं रोमा के घर पहुंच गई। मैं उसके गले लगकर फूट फूट कर रो रही थी। उसने वजह पूछी तो मैंने ये नहीं बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ, बल्कि मैंने उससे कहा कि मनीष मेरे साथ बहुत लड़ता है। कल रात भी उसने मुझे बहुत ज़्यादा मारा है। रोमा मेरे लिए परेशान हो गई थी। वो मुझे दिलासा देने लगी। तभी ना जाने गौरव कहाँ से निकल आया था। वो भी काफ़ी परेशान लग रहा था और वो बोला, तुम्हें तुम्हारा पति क्यों मारता है? गौरव का ध्यान अपनी तरफ देखकर मैंने जल्दी से बताना शुरू कर दिया। मैं बोली, मनीष अपनी आदत से मजबूर है। वो छोटी छोटी बातों पर मुझे मारता है। गौरव मेरे पास आकर बैठ गया था। वो बोला, अगर तुम्हें तुम्हारा पति मारता है तो तुम उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाओ।
मैं बोली, गौरव मैं पुजारी की बेटी हूँ, मैं कहाँ थाने के चक्कर लगाती फिरूंगी। गौरव ने जल्दी से मुझे अपना मोबाइल नंबर दिया और बोला, अगर तुम्हें फिर मनीष ने मारा तो तुम मुझे कॉल करके बताना। तुम अब निश्चिंत हो जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। मैं गौरव का नंबर लेकर चली गई। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। शाम में ही मैंने उसको फ़ोन कर दिया। मैंने कहा, मैंने आपका धन्यवाद करने के लिए फ़ोन किया है, आप बहुत अच्छे हैं। गौरव मेरी बात सुनकर हंस पड़ा। वो बोला, अच्छी तो तुम भी बहुत हो, इसलिए मैं तो तुम्हारा मदद करना चाहता हूँ। यूं ही हम इधर उधर की बातें करने लग गए। 1 घंटा बीत गया था। जब मनीष ऑफिस से वापस आया तो मैंने जल्दी से फ़ोन बंद कर दिया था। अब मैं हर दिन बहाने बहाने से गौरव को फ़ोन किया करती थी। वो भी मुझे आगे से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा था और वो कहता था, मैं तो हर समय तुम्हारी कॉल का इंतज़ार करता रहता हूँ। मेरी और गौरव की बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी। एक दिन उसने मुझे होटल में बुलाया था। मैं बड़ा तैयार होकर गई थी। हमने वहाँ बैठकर खाना खाया था। गौरव बोला, मुझे इस बात का दुख रहेगा कि तुम जैसी सुंदर लड़कियाँ ये अमीर बुढ़े क्यों ले जाते हैं। वो बोला, तुम्हारी शादी मुझ जैसे लड़के से होनी चाहिए थी। मैं गौरव की बात सुनकर रो पड़ी थी। मैं बोली, मेरी भी यही इच्छा थी कि मेरी शादी तुम जैसे लड़के से होती, मगर मेरे पापा ने मुझसे बिना पूछे मेरी शादी मनीष के साथ कर दी थी। गौरव बोला, अगर मैं एक बात कहूँ तो तुम गुस्सा तो नहीं करोगी। मैं झट से बोली, नहीं नहीं, मैं क्यों करूँगी गुस्सा, तुम खुलकर बात करो, जो कुछ तुम कहना चाहते हो। वो बोला, अगर तुम किसी तरीके से मनीष से डाइवोर्स लेने में सफल हो जाती हो तो मैं तुम्हें अपना लूँगा। गौरव की बात सुनकर तो मेरे पैर जमीन पर ही नहीं टिक रहे थे। मैं बड़ी खुशी खुशी घर गई थी। मैं पूरा दिन मनीष से डाइवोर्स लेने के प्लान बनाती थी, मगर ये जो बच्चे की आफत आन पड़ी थी, इसके बारे में सोच सोच कर परेशान हो रही थी। मैं किसी कीमत पर भी मनीष के बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती थी। इस तरह तो वो बच्चा मेरे पैरों की बेड़ी बन जाता। जबकि मनीष ने जब से बच्चे की खबर सुनी थी, तब से उसने बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल रखना शुरू कर दिया था। वो मेरे लिए फ्रूट्स लेकर आता, फिर वो फ्रूट खुद काट कर मेरे सामने रखता और चाहता था कि उसका बच्चा सेहतमंद पैदा हो। लेकिन मैं हर समय मनीष के साथ लड़ती रहती थी। एक दिन गौरव ने मुझे फिर से होटल में बुलाया। उस दिन मैंने रो रो कर उसको बता दिया कि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। गौरव मेरी बात सुनकर खाना बीच में ही छोड़कर चला गया था। मैं उसे फ़ोन पर फिर फ़ोन करती रही, लेकिन वो मेरी कॉल ही नहीं उठा रहा था। उसने बड़ी मुश्किल से मेरा फ़ोन उठाया। वो बोला, अब तुम मुझे क्यों फ़ोन कर रही हो, तुम तो मेरे साथ खेल खेल रही हो। मैं बोली, मैं मनीष के बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती, तुम्हारे साथ घर बसाना चाहती हूँ। गौरव मेरी सारी बात समझ चुका था। वो बोला, हाँ ठीक है, तुम मनीष से अपना रास्ता अलग करना चाहती हो, लेकिन खाली हाथ डाइवोर्स क्यों लो। वो बोला, तुम मनीष से अपना रिश्ता ठीक करो और बहाने बहाने से उसकी सारी जायदाद अपने नाम पर लिखवा लो, फिर तुम्हारे पास ना तो पैसे की कमी होगी और ना ही प्यार की। मैं खुश हो गई थी। मुझे गौरव का प्लान बहुत अच्छा लगा था। अब मैंने गौरव के प्लान पर काम करते हुए मनीष के साथ अपने रिश्ते को ठीक कर लिया था। अब मैंने उसके साथ लड़ना झगड़ना छोड़ दिया था। वो जैसा कहता मैं वैसा ही करती। मनीष भी बहुत ज़्यादा खुश था। वो सोच रहा था कि शायद मैं बच्चे की वजह से बदल गई हूँ। अब मैं कहती, मनीष तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो, तो वो मुस्कुरा कर कहता, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। तो मैं कहती कि मुझे इस मोहब्बत का सबूत चाहिए। वो बोलता, कैसा सबूत। मैं कहती, अपनी सारी जायदाद मेरे नाम पर लिख दो, यही तुम्हारी मोहब्बत का सबूत होगा। मनीष ने मेरी बात मान ली और अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी। अब मैं बहुत खुश रहने लगी थी, लेकिन बच्चे की चिंता मुझे अभी भी सताए जा रही थी। मेरी डिलीवरी में बहुत कम दिन रह गए थे। फिर मैंने एक नाटक किया। मैंने खुद को जानबूझकर सीढ़ियों से गिरा लिया। मेरी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। मुझे जगह जगह चोटें आई थी। मैं बेहोश हो गई।
मैं जब होश में आई तो मैं हॉस्पिटल के बेड पर बेसुध लेटी हुई थी। मुझे नर्स ने बड़े दुख से कहा कि बच्चे को हम बचा नहीं पाए। ये खबर सुनकर एक पल के लिए मेरे दिल को कुछ हुआ था, जैसे किसी ने मेरे शरीर से आत्मा ही अलग कर दी हो। मैंने खाली खाली नजरें इधर उधर दौड़ाई तो मनीष मुझे नजर आया। उसने गोद में मुर्दा बच्चे को पकड़ रखा था और वह पूरे हॉस्पिटल में मिठाई बांट रहा था। ये सारा दृश्य देखकर मैं बहुत घबरा गई थी। मनीष वो मुर्दा बच्चा भी घर ले आया था और वो उस बच्चे को अपने साथ रखता था, उसके कपड़े बदलता, उसके लिए फीडर बनाता और उसका डायपर तक चेंज करता था। मगर मुझसे उस बच्चे की शक्ल देखने की हिम्मत ही नहीं थी। मेरे बच्चे की मौत को 5 दिन हो गए थे, यानी मनीष 5 दिनों से मुर्दा बच्चा लिए फिर रहा था। मुझे हैरत होती थी कि अभी तक बच्चे की लाश से बदबू आना शुरू क्यों नहीं हुई। मैं ये सब देखकर खुद पागल होती जा रही थी। मैंने गौरव को फ़ोन करके कहा कि मैं तुम्हारे साथ नया घर बसाना चाहती हूँ। वो बोला ठीक है, तुम अपने सारे गहने और जायदाद के पेपर्स लेकर बस स्टेशन पर पहुंच जाना। मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया था। मेरे पास ज़्यादातर हीरे के ही गहने थे। वो सब चीज़ें बैग में डालकर मैं दोपहर 2 बजे बस स्टेशन पर पहुंच गई थी। गौरव मेरे इंतज़ार में वहीं खड़ा था। वो मुझे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। उसने आगे बढ़कर जल्दी से मेरे हाथ से बैग पकड़ा और मुझे बेंच पर बिठाकर खुद टिकट लेने चला गया था। मैं स्टेशन पर बैठी गौरव का इंतजार करती रही, मगर वो लौट कर नहीं आया था। यहाँ तक कि बस स्टेशन पर खड़ी सारी बसें जा चुकी थी। अब मेरा माथा ठनका था। मैंने गौरव को कॉल की तो उसका नंबर बंद जा रहा था। मुझे स्टेशन पर बैठे बैठे बड़ी देर हो गई थी। मैं उठकर घर की तरफ चल दी। मैंने टैक्सी गौरव के घर के बाहर रुकवाई थी, लेकिन उसके गेट के बाहर बहुत बड़ा ताला देखकर मैं धक से रह गई थी। गौरव के घर के पास ही एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। मैं बोली, अंकल आप कौन हैं? तो वो बोला, बेटा हमने ये मकान खरीद लिया है। यहाँ का मालिक मकान गौरव था। उसने मुझे बताया था कि उसकी लॉटरी लग गई है, इसलिए वो मुझे ये घर सस्ते में बेचकर मुंबई शिफ्ट हो गए हैं। मेरे तो आसपास की हर चीज घूमने लगी थी। मैं दीवार का सहारा लेकर घर पहुंची तो मनीष को घर में ही पाया था। मैंने गुस्से से मनीष से कहा कि मेरे बेटे की लाश के साथ खेल मत करो, उसको दफन कर दो। मनीष ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। वो बोला, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम मेरे बेटे को मुर्दा मत कहो। आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। वो जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर मुझे उस कमरे में ले गया जहाँ पर श्याम लेटा था। उसने एकदम से श्याम के मुंह पर से कपड़ा हटा दिया। मेरी नज़रें जैसे ही उस बच्चे के मुंह पर पड़ी तो मेरे मुंह से जोरदार चीख निकली थी, क्योंकि वहाँ तो एक गड्ढा पड़ा हुआ था। मैं उस गड्ढे के मुंह पर श्याम की तस्वीर लगी थी। मैं एकदम से फूट फूट कर रोने लगी। मनीष बोला, तुम्हें मेरे बच्चे को कत्ल करते हुए जरा भी दुख नहीं हुआ था? तुम कैसी माँ हो? तुमने एक गैर मर्द की खातिर मेरा बच्चा ही मार डाला। मुझे बताओ, क्योंकि ये सब जिसकी खातिर तुमने यह सब किया और वो तुम्हें बस स्टेशन पर ही अकेला छोड़कर फरार हो गया। मुझे हैरत का तेज झटका लगा था। तो क्या मनीष मेरी सारी हरकतों को जानता था? मैं मनीष के पैरों में गिरकर रोने लगी। मैंने हाथ जोड़कर मनीष से माफ़ी मांगी और कहा कि तुम्हारी सारी जायदाद वो लेकर भाग गया है। मनीष बोला, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे छुप छुप कर गौरव से मिला करती थी। उसके खातिर तुमने मेरे बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। उसकी खातिर तुमने मुझसे सारी जायदाद मांगी थी। मैंने अलमारी से सारी असली गहने निकालकर उसकी जगह नकली गहने रख दिए थे। जायदाद के पेपर्स भी नकली रख दिए थे। मैं जानता था कि तुम गौरव से धोखा खाकर ही मेरे पास ही आओगी। मैंने बड़ी हैरानी से मनीष की तरफ देखकर कहा कि क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? तो वो हंसकर बोला,
तुम मेरे साथ रहोगी, सुबह शाम मेरी शक्ल देखोगी। क्या यह किसी सजा से कम है? तुमने मेरे बच्चे को मारा है। कल्पना, मैं तुम्हें उम्र कैद की सजा सुनाता हूँ। मनीष चला गया था तो मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। अनचाहे इंसान के साथ रहना भी एक सजा ही था और मुझ जैसी औरत इसी सजा के हकदार थी। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।